मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। नमस्ते, मेरा नाम बजरंग सोनी है। मैं डॉक्टर हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही ख़ास इंसान से मिलाने वाला हूँ। ये वही इंसान हैं जिनकी वजह से मैं और मेरे जैसे हज़ारों स्टूडेंट्स देश की सेवा कर पा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप उस इंसान के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। तो सर को जानने के लिए ये कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है सन 1936 से, जब हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का राज था। हम चलते हैं शेखावटी क्षेत्र में, सीकर के लोसल गांव में स्थित सेठ सूरजमल हरिबख्श काबरा बड़ी हवेली में। काबरा बड़ी हवेली सेठ सूरजमल हरिबख्श जी द्वारा सन 1907 में बनवाई गई। काबरा बड़ी हवेली खुले आंगन वाली 5 चौक की हवेली है। 25 दिसंबर सन 1936 को श्री दुर्गा प्रसाद काबरा और गुलाब देवी को इस हवेली में एक बच्चा हुआ, जिसका नाम रखा गया गोपाल, जो आज डॉक्टर श्री गोपाल काबरा के नाम से जाने जाते हैं। इस हवेली में डॉक्टर श्री गोपाल काबरा जी के दादाजी के अलावा दादाजी के 3 भाइयों की फैमिलीज भी रहती थी। डॉक्टर श्री गोपाल काबरा सर के 32 भाई और 27 बहनें थीं। उस जमाने में इनके दादाजी श्री सूरजमल जी का मानना था कि कज़न भाई बहनों का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, सब भाई बहन होते हैं। काबरा जी की 5th तक की पढ़ाई सांभर में और उसके बाद की पढ़ाई बरेली में हुई। सन 1953 में बरेली में मैट्रिक की परीक्षा देते ही बड़े भाई साहब दामोदर काबरा जी ने इन्हें कलकत्ता घूमने बुला लिया। मैट्रिक पास होने के बाद सर ने आगे की पढ़ाई के लिए कलकत्ता में स्कॉटिश चर्च कॉलेज में इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया। डॉक्टर काबरा ने इंटरमीडिएट फर्स्ट डिवीज़न से साइंस सब्जेक्ट में पास किया। डॉक्टर श्री गोपाल काबरा को पढ़ने का बहुत शौक था। मौका मिलते ही किताबें खोलकर पढ़ना और टिकट को पेज मार्कर की तरह लगाना इनकी आदत सी बन गई थी। सर ने करीब करीब सभी राइटर्स की बुक पढ़ी। रीडिंग का सर के कैरेक्टर निर्माण, सोच विचार और व्यवहार पर बहुत गहरा असर पड़ा। कलकत्ता में MBBS और कुछ टाइम वहाँ जॉब करने के बाद काबरा जी उदयपुर के रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज में आ गए। सर यहाँ एनाटमी में डेमोन्स्ट्रेटर नियुक्त किए गए। डॉक्टर काबरा ने रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज में 7 बैच पढ़ाए। काबरा जी ने 5 साल उदयपुर में रहते हुए एनाटमी में 2 पोस्ट ग्रेजुएशन और 1965 में LLB कर ली। 1967 में डॉक्टर काबरा अजमेर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित होकर आ गए। डॉक्टर श्री गोपाल काबरा 15 साल अजमेर रहे। अजमेर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाना, अनुसंधान, लेखन, विज्ञान पत्रकारिता ये सब चलता रहा। अजमेर रहते हुए ही इन्होंने जनरल सर्जरी में MS की। To talk about Dr. Kabra sir, it's a very warm feeling that we talk about him. Wonderful teacher. असाधारण और बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। 1971 में मैं जब यहाँ भर्ती हुआ मेडिकल कॉलेज में, तो उनको एक स्ट्रिक्ट टीचर के रूप में जाना जाता था। वो अपने बड़े स्ट्रिक्ट थे पर मददगार भी पूरे थे। कि वो इतने विलक्षण व्यक्तित्व के धनी हैं, क्योंकि उनके जैसा इंसान मेरे ख्याल में कोई दूसरा हो नहीं सकता। डॉक्टर काबरा के व्यक्तित्व में एक
एक अच्छे टीचर और अच्छे स्कॉलर तो वो हैं ही, लेकिन साथ साथ उनके व्यक्तित्व में जो एक सरलता, स्नेहशीलता, ऊर्जा, उदारता, इनका एक मिश्रण है जो अद्भुत व्यक्तित्व इन्हें देता है। उनको देखकर, उनसे मिलकर जीवन में जो कुछ अच्छा है, शुभ है, मंगल है, जिस कारण से जीवन हमारा जीने योग्य बनता है, अच्छा बनता है, उसमें विश्वास पैदा होता है। वो उनका एक विरल देन है जो बहुत कम लोगों में मिलती है। Even I distinctly remember when I was in Jaipur in 1990, he had this computer system with him, if I'm not mistaken, and he would be working on that. So he would, he was far ahead of his time in many situations. शिक्षक तो वो होता है जो अपनी सब्जेक्ट पढ़ाता है, जैसे एनाटॉमी पढ़ा दी और चलो भाई अपने घर जाओ पढ़ के आना। और गुरु वो होता है जो एज ए होल आपकी ज़िंदगी को अफेक्ट करता है, उस पर असर डालता है। ये काबरा साहब ऐसे गुरु थे, ऐसे शिक्षक थे जो गुरु कह सकते हैं। कि हर होली पे हम उनके घर जरूर जाते थे और उनका एक छोटा सा चौक था शारदा भवन में, उसमें हम होली खेलते थे। पास में ही किचन था, तो सारे पकवान हम खुद ही उठा के ले आते थे, क्योंकि उस टाइम मैस बंद रहती थी। बाकी सब लोग हमें डांटते भी थे, मैडम डांटती थी क्योंकि हम हल्ला मचाते थे, लेकिन जब वो होते थे तो हम शांत हो जाते थे, तो फिर डांट का सवाल ही नहीं उठता। अपने कॉलेज के, मेडिकल कॉलेज के पहले साल में अंत तक आते आते कुछ ऐसी घटनाएं जीवन में हुई या ऐसा संयोग हुआ कि कुछ विरक्ति का भाव सा मुझ में आ गया, कह लीजिए उदासीनता का भाव था, और महीनों तक मैं क्लासेस में कम जाने लगा। कुछ टॉलस्टॉय पढ़ने लगे, कुछ और चीज़ें हो गई। तो ये रहा कि लंबे समय तक नहीं जाने के कारण मेरी अटेंडेंस काफ़ी शॉर्ट हो गई। उन्हें पता चला, जब उन्होंने देखा हमारा अटेंडेंस रिकॉर्ड देखा और एकेडमिक रिकॉर्ड देखा, तो हाज़िरी हुई हमारी, और जो डांट पड़ी हमें तो खैर डांट पड़ी ही। पारिवारिक एक ट्रेजेडी थी, किसी की मृत्यु हुई थी, उसका भी जिक्र उसमें आया, तो उन्होंने ज़ोर से कहा कि इस ट्रेजेडी के कारण तुम समझते हो कि मैं तुम्हें सहानुभूति दूंगा, चाटोगे मेरी सहानुभूति को, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने कैरियर को ख़राब मत करो। लेकिन जो मुझे कहा उससे ज़्यादा हमारे जो टीचर थे, जो क्लास को हमारे पढ़ाते थे, उनको बुला के हमारे सामने, मेरे सामने, और जितना मुझे कहा उससे ज़्यादा उन्हें कहा कि तुम करते क्या हो अपने स्टूडेंट्स के साथ, इतना तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, तुम्हारा काम है ये कि लड़के कहाँ जा रहे हैं, अपने कैरियर का क्या कर रहे हैं। एक बार झगड़ा हो गया हमारे पिक्चर हॉल में, तो हमको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो उनको बुलाया काबरा साहब को कि आपके स्टूडेंट भर्ती है यहाँ पर जेल में, उनको आप आइडेंटिफाई करिए और केस निपटाइए। तो जब काबरा साहब आए, समझाया उनको भी, पुलिस वालों को भी, जेल वालों को भी, तब धीरे धीरे केस रफा दफा करके और उस पिक्चर हॉल वाले से समझौता करा के हमको छुड़वाया। तो इस तरह के गुरु थे वो। अजमेर प्रवास के दौरान ही 24 नवंबर 1968 को काबरा सर पिलानी के मूल निवासी मुजफ्फरनगर वासी श्रीनाथ दास लोहीवाल और श्रीमती राजा रानी लोहीवाल की सुपुत्री विजया से विवाह सूत्र में बंधे। सांभर एक छोटा सा गांव है, वहाँ से हमारी शादी हुई और उसके बाद हम लोग अजमेर शिफ्ट हो गए। डॉक्टर काबरा वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे, और वहीं से हमारा अब थोड़ा करियर का पॉइंट ऑफ व्यू से या पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी जर्नी शुरू हुई। वहाँ पर मेडिकल कॉलेज से मैंने पीएचडी की, जो कि जिसमें डॉक्टर काबरा का बहुत सहयोग रहा। हमारे उसी दौरान हमारे 3 बच्चे हुए। मुझे अभी भी याद है, अजमेर में हम जब छोटे बच्चे थे, तीनों भाई बहन को उंगली पकड़ के दौलत बाग में घुमाने ले जाते थे। वहाँ पे अलग अलग चिड़ियाओं के नाम हमें बताना, फूलों का नाम बताना, ये उनसे ही सीखा है। अपने पूरे वैवाहिक जीवन में मैंने इनके अलग अलग रूप देखे। बहुत केयरिंग और प्रोटेक्टिव पति के रूप में, बच्चों के प्यारे पापा और पोते पोतियों के प्यारे दादा, और देवता और देवतियों के प्यारे नाना के रूप में इनके मैंने रूप देखे। मैं उन्हें बचपन से देख रहा हूँ, वो हमेशा खुद को ऐसे काम में ऑक्यूपाइड रखते हैं
और छोटे से छोटा काम जैसे अखबार पढ़ना, किसी से कॉल पे बात करना या अपने लैपटॉप पे काम करना, वो हर काम में एकदम अपना दिल लगाते हैं और एकदम खुशी खुशी करते हैं। तो उन्हें देख के मेरा भी मन करता है कि हाँ, मैं भी कुछ काम करता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ उसमें अपना मन लगाऊँ पूरा। हमारे परिवार में उस समय यही एक डॉक्टर थे और किसी के यहाँ कोई भी बीमारी होती थी सबसे पहले वो हमारे यहाँ ही कांटेक्ट करके और अपने पूरे प्रिस्क्रिप्शन भेजना, उसको इनको डॉक्टर को दिखाना, इस तरह से ये सबकी मदद करा करते थे। पापा जी ने मेरे लिए नहीं, मेरे मम्मी पापा के लिए भी बहुत कुछ करा। 2 साल जब वो बिल्कुल बेड पर थे तो उनको जो भी डॉक्टर सुविधा उपलब्ध करवाई वो सब पापा जी की वजह से ही हुआ है। उनको देखकर ही मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं मेडिसिन परस्यू करना चाहती हूँ। एक चीज़ हमेशा मैंने ये रियलाइज़ किया है कि दादा की अप्रिसिएशन पाना वॉज नेवर ईजी फॉर मी, मगर आई ऑलवेज यूज टू क्रेव फॉर इट। भले मेरी थीसिस का काम हो या मेरे एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स हो, जब तक वो मेरे को नहीं बोल देते थे ना कि हाँ अब ये अच्छा काम है, तब तक मेरे को वो चीज़ किसी और से अप्रिसिएशन मिल भी जाता था तो लगता नहीं था कि इफ़ दैट इज़ गुड इनफ। 1984 में सर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर से 22 साल की सरकारी नौकरी के बाद जयपुर के एक निजी चिकित्सालय संतोकबा दुर्लभजी अस्पताल में प्रतिनियुक्ति पर आ गए। Dr. S.G. Kabra remained associated with the initial years of this department, and he helped a lot in bringing up this department. He is a person with diverse qualification and diverse interest. He has guided us in various medical legal problems we face in our day-to-day work. He has been a keen interested in this development of the newer technologies, and also have been an outspoken person to speak about the disadvantages of the newer technologies. संतोकबा दुर्लभ जी मेमोरियल अस्पताल में रिसर्च साइंटिस्ट के पद पे काम करते हुए डॉक्टर काबरा के मन में ख्याल आया कि जो टर्मिनली इल पेशेंट हैं, जिनका अंतिम समय आ गया है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन वो कष्ट में हैं, उस वेदना को कम किया जाए, अवेदना की जाए। और संतोकबा दुर्लभ जी में राजस्थान का पहला खेल शंकर दुर्लभ जी अवेदना आश्रम स्थापित किया। डॉक्टर श्री गोपाल काबरा ने वर्ष 1990 में प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी के पद पर कार्य आरंभ किया। 1994 में डॉक्टर काबरा एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में एनाटॉमी के प्रोफेसर के पद से रिटायर हो गए। डॉक्टर श्री गोपाल काबरा ने 2014 में जयपुर के भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में क्लिनिकल सेवा विभाग के निदेशक के रूप में कार्य ग्रहण किया। उन्होंने 3 तरह के बाल रक्त कैंसर, 1 तरह का पुरुषों का रक्त कैंसर और महिलाओं के स्तन, थायराइड एवं गर्भाशय के कैंसर के लिए मुफ्त इलाज के लिए परियोजना शुरू की। डॉक्टर काबरा बरसों से अपने हॉस्पिटल में है। उनकी मानता के गुणगान तो पहले भी बहुत सुन लिए थे, क्योंकि ये जब SDMH में इन्होंने कई ऐसी चीज़ें की थी। तब यहाँ आया तो जितने भी इन्होंने प्रोजेक्ट बनाए फ्री शिप के, कभी 10 प्रोजेक्ट हमारे बन चुके हैं। और सबसे पहले काबरा साहब ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम है डोनेट ए लाइफ। ये वास्तविकता थी कि बच्चों में लोग इलाज नहीं करवा रहे थे। काबरा साहब ने अपने स्तर पर, हमने भी अपने स्तर पर उन बच्चों के अभिभावकों से बात की जो कैंसर के लिए डायग्नोस हो चुके थे लेकिन इलाज के लिए नहीं आ रहे थे। तो एक बड़ी मार्मिक सी कहानी सामने आई। हर किसी के पेरेंट्स ने ये कहा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इसका इलाज करवा सकें, और यदि हम इस बच्चे का इलाज कराएंगे तो दूसरे बच्चे को तो हम जिंदा ही मार देंगे, क्योंकि वो हमारा तो सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा। फिर उन्होंने ये डोनेट लाइफ एक प्रोजेक्ट बनाया जिसके तहत डोनेशन लिया गया और बच्चों का इलाज शुरू हुआ, उन बच्चों का जिनको बचाया जा सकता है। जब हम इसको फर्स्ट बार यहाँ लाए थे तो इसको फीवर और पैरों पर सूजन ज़्यादा थी। उसके बाद जब यहाँ से हमने ट्रीटमेंट शुरू किया तो इसका कुछ ही दिनों में फीवर वगैरह भी सब सही हो गया और ये सूजन वगैरह सब और
मतलब बच्चा हेल्थी भी हो गया, इसका वजन वगैरह भी बढ़ा। ये जो छोटे मोटे जो गरीब लोग हैं वो कैंसर के इलाज नहीं करवा सकते। एक के बाद एक के बाद एक के बाद इन्होंने इतनी योजनाएं बना डाली है कि आज हमारा गर्व से सीना ऊपर हो गया। हॉस्पिटल का नाम हो गया कि ये हॉस्पिटल इतना अच्छा काम कर रहा है। यहाँ मैंने जो शुरुआत किए, जो इनिशिएट किए हैं, वो हैं प्रोजेक्ट वेलफेयर प्रोजेक्ट्स के अंदर कैंसर के जो सेलेक्टेड कैंसर्स हैं उनका कम्प्लीटली फ्री ट्रीटमेंट। बेसिस ऑफ सिलेक्शन क्या है कि दोज कैंसर्स विच आर एमिनेंटली ट्रीटेबल एंड क्योरेबल कैंसर्स आर देयर, सर ने हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थानी भाषाओं में कई प्रकार के लेख लिखे हैं। उनके देश के नामी पत्रिकाओं में 500 से अधिक लेख प्रकाशित हो चुके हैं और 40 के करीब पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। वो लेखक भी बहुत अच्छे हैं। तो जब वो इंटर रिलेशनशिप हो किसी चीज़ की, यानी मरीज से डॉक्टर की हो, कानून वाले से पीड़ित व्यक्ति की हो, या एक इंसान से इंसान की हो, उन समस्याओं को वो एक आदमी की तरह देखते हैं। और कई बार ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा बुज़ुर्ग आदमी है जिसके जेब में हाथ डाला जा सकता है, जिसके चश्मे से खेला जा सकता है। वो उससे पूछा जा सकता है कि कोई वो दुनिया कैसी थी कि जब झूले पड़ते थे, तब मनहारिन आती थी, जब आपके यहाँ चिरमी हुआ करती थी, जब हवेली होती थी उसमें किसी तरह का एक दरवाज़ा हुआ करता था। ये सब चीज़ें वो उसी प्यार से आपको बताएंगे जिस प्यार से कभी आपको वो मेडिकल लीगल चीज़ें समझाने लगी। उन्होंने जिस तरह की कहानियाँ लिखना शुरू किया था, उन कहानियों ने हिंदी में एक नए जॉनर का चलन शुरू किया। एक ऐसा आदमी जो आपको अपने अतीत में अपने साथ ले जाता हो और वर्तमान में लगातार आपकी उंगली थामे खड़ा रहता हो, ऐसा खूबसूरत आदमी मिलना मुश्किल है। चिकित्सा विज्ञान के अपने अनुभवों को उन्होंने कहानियों में ढालकर रोचक बनाकर प्रस्तुत किया, लेकिन उन कहानियों के माध्यम से हम लोगों की व्यथा और चिकित्सा विज्ञान की बहुत सारी गलत हरकतों से भी परिचित हो पाए। बाद में तो उन्होंने नॉन फिक्शन के क्षेत्र में चिकित्सा विज्ञान की गलत प्रैक्टिसेस पर इतना खुलकर लिखा है कि मेरी जानकारी में किसी भी डॉक्टर ने अपने पेशे के बारे में इतना खुलकर नहीं लिखा होगा। उनके द्वारा लिखे गए लेखों से पता चलता है कि उनका उद्देश्य जनता को प्रशिक्षित करना रहा है, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र हो, लॉ या फिर साहित्य का क्षेत्र। मेडिकल नेग्लिजेंस उनका एक विशेष विषय था। क्या होता है कि अस्पताल में मरीज भर्ती होता है, मृत्यु तो लिखी हुई है, वह निश्चित रूप से सतत है, होगी ही, लेकिन उस मृत्यु के लिए जो है डॉक्टर को दोषी कहलाया जाता है। ये मेडिकल नेग्लिजेंस है। इस पर इन्होंने लिखा। कंज्यूमर फोरम में भी कंज्यूमर फोरम में इसको गिना गया है, इसलिए इसके संबंध में भी उन्होंने लेख लिखे और अल्टीमेटली जो है डॉक्टर साहब के लेखों के कारण एक कंज्यूमर की परिभाषा ही जो है सरकार को बदलनी पड़ी। आज उनका लिखा हुआ लेख आज सुप्रीम कोर्ट में भी उसी बात को जो है प्रतिपादित किया है जो डॉक्टर साहब ने मेडिकल नेग्लिजेंस के संबंध में की है। मैं आज भी सोचता हूँ कि अगर कंज्यूमर फोरम्स उनके आर्टिकल्स को पढ़े मेडिकल नेग्लिजेंस के मैटर्स को डिसाइड करने से पहले, तो ये ना सिर्फ उन पेशेंट्स डॉक्टर्स के लिए अच्छा होगा, बल्कि सारे न्यायालयों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले मुझे एक रिटायर्ड जज मिले कंज्यूमर फोरम में जो वर्क करते थे, और उन्होंने मुझे बताया कि जब भी कोई मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस वो डिसाइड करते थे, उससे पहले डॉक्टर एस.जी. काबरा के आर्टिकल्स पढ़ते थे। डॉक्टर काबरा को उनके मेडिकल क्षेत्र में किए गए शोध कार्य और योगदान के लिए अनेक पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। डॉक्टर काबरा के मेडिकल फील्ड में किए गए योगदान को सत्यमेव जयते के एक एपिसोड में भी दर्शाया गया था। इस एपिसोड में
उन्होंने पेस्टिसाइड के सेहत पर होने वाले दुष्प्रभावों पर आमिर खान के साथ बातचीत की थी। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर श्री गोपाल काबरा भी मौजूद हैं। डॉक्टर काबरा पिछले 50 सालों से जयपुर में डॉक्टर रह चुके हैं और सेहत पर जो पेस्टिसाइड्स का असर होता है उसको लेकर उन्होंने काफ़ी रिसर्च की है। डॉक्टर काबरा बताइए, आपकी रिसर्च में क्या सामने आया? जयपुर के अंदर जितने भी महिला चिकित्सालय हैं उनके अंदर हमने स्टडी करी कि बच्चा जब जन्मता है तो जन्म के समय उनके अंदर कुछ विकृतियां होती हैं, जिसमें कि मस्तिष्क विहीनता, माने बच्चा जन्मा और उसके दिमाग ही नहीं डेवलप। एक अजीब तरह के पारखी थे कह लीजिए या संग तराश थे, जिन्होंने काले और भूरे और सफ़ेद और हर तरह के पत्थर को तराशा और छात्रों के जीवन में महत्वपूर्ण इनका योगदान है। मेरे व्यक्तिगत जीवन में एक साहित्यकार के रूप में, एक वक्ता के रूप में आपका बहुत योगदान है, बहुत प्यार दिया है, बहुत स्नेह दिया है। इसके लिए मैं दिल की गहराई से आपके प्रति कृतज्ञ हूँ और मेरा सर झुका है आपकी इन सेवाओं के प्रति। मैं डॉक्टर काबरा साहब के जीवन में बहुत खुशियाँ रहे और स्वस्थ रहे और जीवन उनका शतायु हो, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि हमें इनके चरणों में बैठकर पढ़ने का, सीखने का, समझने का अवसर मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा।